अरे, आप बैठ के ये वीडियो क्यों देख रहे हो? भाई खड़े हो जाओ। सुना नहीं अपोलो हॉस्पिटल्स वाले क्या कह रहे हैं? सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। रिलैक्स, आई एम किडिंग। पर जो प्रॉब्लम वो पॉइंट कर रहे हैं वो बिल्कुल रियल है। डेस्क जॉब्स, लंबे स्क्रीन टाइम और सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्वाइटली इंडियंस को डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ओबेसिटी जैसे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की तरफ धकेल रहे हैं। आई नो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, लेकिन इस सिचुएशन में भी जो इंसान एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले वो है असली इन्वेस्टर। और हमें ऐसे कुछ धुरंधर मिले भी बाय द वे, तभी हमारे व्हाट्सएप विद स्टॉक्स सीरीज में हमें ये कुछ कमेंट्स भी देखने को मिले। दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्लियरली डिकोड कर चुके हैं कि हेल्थ केयर की डिमांड अब साइक्लिकल नहीं रही, ये स्ट्रक्चरल है। हमारे जीने का तरीका, हमारी एजिंग पॉपुलेशन और काम करने का स्टाइल इसे ड्राइव कर रही है। इसीलिए हॉस्पिटल स्टॉक्स में सीरियस कैपिटल फ्लो हो रहा है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स कंट्रोलिंग स्टेक्स ले रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंट्री कर रहे हैं और लीडिंग हॉस्पिटल चेन्स के वैल्यूएशंस दोबारा री-रेट हो रहे हैं। ऐसे ही नहीं, FY25 में हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स सेक्टर्स में FDI इनफ्लोज लगभग 13,000 करोड़ तक पहुंच गए, जो FY22 के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा है। पर आपको पता है, ये हॉस्पिटल सेक्टर हमेशा से ऐसे नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब हॉस्पिटल स्टॉक्स को ज्यादा इन्वेस्टर्स अटेंशन नहीं मिलती थी। लोग कहते थे कि ये कैपिटल हेवी बिजनेस है, रिटर्न्स लिमिटेड होते हैं, ज्यादा एक्साइटिंग सेक्टर नहीं है। लेकिन 2019 के बाद से चीजें ड्रास्टिकली बदली। पर ऐसा क्या बदला? आज कौन से फैक्टर्स ये ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं? कौन से प्लेयर्स इस गेम को खेल रहे हैं, जैसे मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, नारायण एक्सेट्रा? और इस पूरे सेक्टर में क्या हलचल हो रही है, ये भी हम बताने वाले हैं। ऑल्सो हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। अब तक हम इन सारे सेक्टर्स पर डिटेल्ड एनालिसिस ला चुके हैं, आगे भी लिस्ट तैयार हो रही है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले वो कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि लिस्ट में और कौन से सेक्टर्स ऐड करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट्सएप विद हॉस्पिटल स्टॉक्स विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरे सेक्टर को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको क्विकली कुछ 3 मैट्रिक्स समझने होंगे। यही 3 मैट्रिक्स पे हम हॉस्पिटल्स के बड़े प्लेयर्स को आखिरी सेक्शन में जज भी करने वाले हैं, हेंस लास्ट तक बने रहना। पहला मैट्रिक है ARPOB, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। एज द नेम सजेस्ट, पर बेड से हॉस्पिटल्स को कितना रेवेन्यू आ रहा है। सिंपल भाषा में, जब एक बेड यूज हो रहा है तो हॉस्पिटल उस एक बेड से कितना कमा रहा है। इसमें भी 3 चीजें देखी जाती हैं। पहला, ट्रीटमेंट का टाइप क्या है, मतलब नॉर्मल सर्जरी है या कॉम्प्लेक्स हाई एंड ट्रीटमेंट है। दूसरा, रूम कैटेगरी क्या है, मतलब जनरल वार्ड है या सेमी प्राइवेट या प्राइवेट रूम है। और पेमेंट का सोर्स क्या है, मतलब कैश है, इंश्योरेंस है या कॉर्पोरेट टाई अप है। ये सब कंसिडर करके ARPOB डिसाइड होता है। नेक्स्ट मैट्रिक है ऑक्यूपेंसी। रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल कितना ऑक्यूपाइड या फुल रहता है। अब ये कैसे देखते हैं? सिंपल है, हॉस्पिटल के टोटल बेड्स में से कितने ऑक्यूपाइड है। अब लास्ट मैट्रिक है एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे और ALOS। हर पेशेंट एवरेज कितना समय हॉस्पिटल में बिता रहा है। मेडिकली सेफ तरीके से अगर स्टे छोटा हो तो सेम बेड्स का यूज करके हॉस्पिटल ज्यादा पेशेंट्स ट्रीट कर सकते हैं। तो याद कर लो इन 3 टर्म्स को। पहला ARPOB, पर ऑक्यूपाइड बेड कितना रेवेन्यू आया। दूसरा, ऑक्यूपेंसी, हॉस्पिटल कितना फुल रहता है। तीसरा, ALOS, पेशेंट कितने समय तक रुकता है। ये टर्म्स पूरे वीडियो में बार बार सुनने को मिलेंगे, तो याद रखना। इतना समझने के बाद अब रियल क्वेश्चन पे आते हैं कि 2019 में ऐसा क्या हुआ कि हॉस्पिटल स्टॉक्स की पिक्चर ही बदल गई। 2019 से पहले के कुछ सालों में, मतलब मिड 2010s में, इंडिया का हॉस्पिटल सेक्टर ओवर एक्सटेंडेड था। मतलब हॉस्पिटल्स बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहे थे, लेकिन उस स्पीड के हिसाब से पेशेंट्स और कैश फ्लोज नहीं आ रहे थे। बाय FY17 टू FY19 ये फाइनेंशियल स्ट्रेस बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी विजिबल था। अब ये कैसे पता चलता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। ये बताता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी बार अपना एनुअल इंटरेस्ट बिल चुका सकता है। 1x रेशियो का मतलब है प्रॉफिट सिर्फ इंटरेस्ट पे कर पा रहा है, एरर की कोई जगह ही नहीं है। 2x से नीचे का मतलब है अगर वॉल्यूम्स या मार्जिन्स थोड़े भी गिरे तो प्रॉब्लम हो सकती है। उस पीरियड में कई लार्ज हॉस्पिटल चेन्स का रेशियो 1 to 4x के बीच था। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब ये था कि ज्यादातर प्रॉफिट सिर्फ डेट का इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा था। नए इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंशन या शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम थी। इसी वजह से पेशेंट स्टेबल होने के बाद भी बैलेंस शीट्स टाइट लग रही थी। 2017 से 19 के बीच जो हॉस्पिटल्स डेली ऑपरेटिंग मार्जिन्स में स्ट्रॉन्ग थे, उनका भी ROCE कम होता हुआ दिखाई दिया। रीजन सिंपल था, नए हॉस्पिटल्स जल्दी फिल नहीं हो पा रहे थे और उनको प्रॉपरली सेट होने में ज्यादा टाइम लग रहा था। पैसा पहले ही लग चुका था, लेकिन उसका रिटर्न धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ, इसीलिए रिटर्न्स थोड़े वीक लग रहे थे, चाहे बिजनेस चल ही क्यों ना रहा हो।
सेक्टर लेवल पर भी देखें तो 2019 से पहले के नंबर्स एकदम क्लियर स्टोरी बता रहे थे। हॉस्पिटल्स जितनी तेजी से ग्रो कर रहे थे उतनी स्ट्रांग उनकी बैलेंस शीट नहीं थी। FY19 का ही एग्जांपल लो, पूरे सेक्टर का डेट टू इक्विटी लगभग 0.75x था, जो इतना अलार्मिंग नहीं था, लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, जो था सिर्फ 1.5x। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बस इंटरेस्ट पे कर पा रहा था। उससे भी बड़ी दिक्कत थी डेट सर्विस कवरेज का 1 से कम होना। मतलब लोन रीपेमेंट के लिए कैश भी टाइट था, क्योंकि इंटरनल कैश फ्लो कंफर्टेबली काम नहीं आ रहा था। सिंपल शब्दों में, हॉस्पिटल्स चल रहे थे पर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं थे। थोड़ा सा भी पेशेंट वॉल्यूम्स या प्राइसिंग में झटका आता तो कैश फ्लो प्रेशर में आ सकता था। मार्जिन्स भी यही स्टोरी बोल रहे थे। इतनी सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद भी पैट मार्जिन्स लगभग जीरो के आसपास ही थे। शोइंग की स्केल बढ़ रही थी पर प्रॉफिट नहीं आ रहा था। यहाँ कोर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी स्ट्रक्चरल। हॉस्पिटल्स ने एक्सपेंशन पहले कर ली पर बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नहीं थी। नए बेड्स ऐड हो गए लेकिन वो जल्दी फिल नहीं हो पा रहे थे। प्राइसेस बढ़ाने की पावर कम थी और स्केल का फायदा अभी नहीं आया था। लेकिन 2019 के बाद चीजें बदलना शुरू हुई, स्ट्रैटेजी बदली। फास्ट एक्सपेंशन के पीछे भागने के बजाय हॉस्पिटल्स ने नए बेड्स ऐड करना स्लो किया और फोकस शिफ्ट किया ऑपरेशंस को स्ट्रांग बनाने और फाइनेंशियल एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर। और इसका इंपैक्ट FY24 तक क्लियरली दिखने लगा। डेट लेवल्स कम हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इतने इंप्रूव हुए कि इंटरेस्ट और रीपेमेंट्स कंफर्टेबली कवर हो गए। सिंपल भाषा में, अर्निंग्स की क्वालिटी बेटर हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी में भी बड़ा जंप आया। FY19 से FY24 के बीच ऑपरेटिंग मार्जिन 14% से बढ़कर 22% प्लस हो गए। मतलब जो कैपिटल पहले से लगा हुआ था अब वो फाइनली अच्छे रिटर्न्स देने लगा। और यहीं से मार्केट का कॉन्फिडेंस आया। जब अर्निंग स्टेबल हुई, प्रेडिक्टेबल हुई और बैलेंस शीट स्ट्रांग दिखी तो मार्केट ने सेक्टर को री रेट करना शुरू किया। कंपनीज जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थकेयर, फोर्टिस हेल्थकेयर, नारायणा हेल्थ, एस्टर डीएम, इन सब ने प्रॉफिट्स इंप्रूव किए, डेट कम किए, रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ाया और जैसे जैसे सस्टेनेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस आया, स्टॉक्स ने भी फॉलो किया। इसीलिए पिछले 5 सालों में हॉस्पिटल स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। तो यहां तक तो बात समझ आ गई कि 2019 में क्या बदला। लेकिन अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली कौन से फैक्टर्स हॉस्पिटल सेक्टर्स को ड्राइव कर रहे हैं, हॉस्पिटल बिजनेस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और ये करंट साइकिल पिछले साइकिल से फंडामेंटली अलग क्यों लग रही है। तो दोस्त, कहानी ऐसी है कि इंडिया हेल्थ केयर पर ज्यादा स्पेंड ही नहीं करता। टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग लगभग जीडीपी का सिर्फ 3% है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये 10 से 12% होता है और यूएस में तो ऑलमोस्ट 19% है। काफी इमर्जिंग मार्केट्स भी इंडिया से तो ज्यादा ही खर्च करते हैं। इस अंडर स्पेंडिंग का इफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लियरली दिख जाता है। इंडिया में 1000 लोगों पर सिर्फ 1.3 to 1.5 हॉस्पिटल बेड्स हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज लगभग 3 बेड्स का है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो देश को लगभग 24 लाख हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, या ऑलमोस्ट 2 बिलियन स्क्वायर फीट हेल्थ केयर स्पेस की। दूसरी तरफ हेल्थ केयर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इंडिया में 15 करोड़ से ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, शहर फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ऊपर से डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस अब टोटल डेथ्स का लगभग 2/3 हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये थी कि सालों तक हॉस्पिटल कैपेसिटी इस डिमांड के हिसाब से नहीं बढ़ी। अब वही गैप हॉस्पिटल्स को रिएक्ट करने पर मजबूर कर रहा है। लंबे टाइम के बाद हॉस्पिटल कंपनीज दोबारा एक्सपेंशन मोड में आ गई हैं। लार्ज हॉस्पिटल चेन्स ने प्लान बनाया है कि अगले 3 से 5 साल में 18,000 प्लस नए बेड्स ऐड किए जाएंगे, चाहे नए हॉस्पिटल्स हो या सिलेक्टिव एक्विजिशन के थ्रू। इसका इंपैक्ट नंबर्स में भी दिख रहा है। FY24 में लगभग 9,200 करोड़ के हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, जो क्लियरली दिखाता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरफ कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। तो सवाल यह है कि ये इंप्रूवमेंट आ किस वजह से रहा है। सबसे पहला है डिमांड, जो अब ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई है। आज हॉस्पिटल्स ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां क्रॉनिक डिजीजेस, एजिंग पॉपुलेशंस और सिटीज में लोगों की कॉन्सेंट्रेशन रेगुलर पेशेंट फ्लो इंश्योर करती है। ऊपर से हॉस्पिटल बेड्स की क्लियर शॉर्टेज है। इसका मतलब यह है कि जो नई कैपेसिटी ऐड हो रही है वो धीरे धीरे फिल हो जाती है, खाली पड़े रहने का रिस्क कम हो गया है। दूसरा बिग सपोर्ट आया है इंश्योरेंस से। आज ट्रीटमेंट्स का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट और प्राइवेट इंश्योरेंस कवर कर रही है। इससे पेशेंट्स को पॉकेट से कम खर्चा करना पड़ता है और हॉस्पिटल्स के लिए कैश फ्लो और प्लानिंग दोनों इजी हो जाती है। पेशेंट इनफ्लो ज्यादा स्टेबल हो गया है। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है मेडिकल टूरिज्म।
इंडिया में ट्रीटमेंट कॉस्ट 60 to 90% सस्ते हैं कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। एग्जाम्पल के लिए एक हार्ट बाईपास इंडिया में लगभग $50 to $100 में हो जाता है, जबकि बाहर $50,000 से ज्यादा लगते हैं। इसीलिए इंडिया टॉप 10 मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशंस में आता है। आज सिचुएशन ये है कि हर 100 फॉरेन टूरिस्ट में से लगभग 4 लोग सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जहां मेडिकल टूरिस्ट रेवेन्यू का सिर्फ 4 से 10% होते हैं, लेकिन वैल्यू सबसे ज्यादा यही लाते हैं। ये पेशेंट्स 30% ज्यादा ARPOB दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जनरेट करते हैं और कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट के वजह से बेड ज्यादा दिन तक ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे अफ्रीका या वेस्ट एशिया से आने वाला कार्डियक या कैंसर पेशेंट प्रीमियम रूम्स लेता है, प्लान प्रोसीजर्स करवाता है। पेशेंट्स कम होते हैं पर रेवेन्यू और मार्जिन काफी ज्यादा होते हैं, स्पेशली अपोलो, मैक्स जैसे मेट्रो हॉस्पिटल्स में। और एस्टिमेट्स के हिसाब से 2030 तक इंडिया में 30 लाख मेडिकल टूरिस्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स अब एक्चुअल स्पेंडिंग में दिख रहे हैं। FY24 में 41,000 से ज्यादा बेड्स ऐड हुए, जो रीसेंट ईयर का हाईएस्ट है। FY25 to FY28 में पेस थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, लेकिन ये स्लो डाउन डर की वजह से नहीं, डिसिप्लिन की वजह से है। इंडस्ट्री के एस्टिमेट्स के मुताबिक FY27 तक लगभग 14,500 नए बेड्स प्लान किए गए हैं, जिनके पीछे 32,000 करोड़ का केपेक्स होगा। बॉटम लाइन सिंपल है, ये एक्सपेंशन साइकिल ब्लाइंड ग्रोथ का गेम नहीं है, ये पुरानी कैपेसिटी गैप का लॉजिकल रिस्पॉन्स है, स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट्स, क्लियर डिमांड और बेटर एग्जीक्यूशन के साथ। और अगर आज अपोलो, फोर्टिस, मैक्स या नारायणा हेल्थ के मैनेजमेंट को ध्यान से सुनो तो एक बात और क्लियर हो जाती है, हॉस्पिटल सेक्टर क्वाइटली अपना कैरेक्टर चेंज कर चुका है। चलो यहां तक तो हमने देख लिया कि क्या बदला 2019 के बाद और क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बात करेंगे की प्लेयर्स की। याद है स्टार्टिंग में हमने कुछ मैट्रिक्स बताए थे आपको, उसी मैट्रिक्स की अब यहाँ बात होगी। हम इस सेक्शन में ये देखेंगे कि बड़े प्लेयर्स कहाँ स्टैंड करते हैं, उन मैट्रिक्स में उनका क्या बोलना है और क्या नंबर्स उनके फेवर में आ रहे हैं। आज हॉस्पिटल्स को सिर्फ बिल्डिंग्स या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह नहीं चलाया जा रहा, उन्हें प्रॉफिट जनरेट करने वाले ऑपरेटिंग एसेट्स की तरह मैनेज किया जा रहा है। एसेट्स विद प्राइसिंग पावर, रिपीट डिमांड एंड इंप्रूविंग एसेट टर्न्स। ये बिजनेस 3 चीजों से ड्राइव हो रहे हैं, प्राइसिंग, पेशेंट फ्लो और यूटिलाइजेशन। और ये सब क्लियरली 3 कोर मैट्रिक्स में दिखाई देता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, ARPOB। जब ARPOB बढ़ता है तो टॉप हॉस्पिटल चेन्स का मैनेजमेंट एक ही बात बोलता है, ये प्राइस हाइक की वजह से नहीं है, बल्कि बेटर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स और इंप्रूव्ड क्लिनिकल मिक्स की वजह से हो रहा है। और यहाँ लोकेशन का रोल भी बहुत स्ट्रांग होता है। दिल्ली, NCR और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में बेड अवेलेबिलिटी कम है और पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप नंबर्स देखेंगे तो दिल्ली NCR में सिर्फ 2.7 बेड्स हैं पर 1000 पीपल, जो WHO के बेंचमार्क 3 से कम है। जबकि वहीं इंश्योरेंस प्रीमियम्स FY18 से FY24 के बीच 20% ग्रो हुए। इसका डायरेक्ट फायदा मैक्स हेल्थ केयर जैसे प्लेयर्स को मिलता है। दिल्ली NCR और मुंबई में 3800 बेड्स के साथ मैक्स 78,000 का ARPOB डिलीवर कर पा रहा है, जो पीयर्स से काफी ज्यादा है। हाई एंड स्पेशलिटीज जैसे ऑन्कोलॉजी, कार्डियक केयर और ऑर्थोपेडिक्स बार बार ग्रोथ ड्राइवर्स की तरह काम कर रहे हैं। और तो और पिछले 2 साल में फोकस बेड्स बढ़ाने का नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग सेटअप को ऑप्टिमाइज करने का रहा है। अपोलो का मैनेजमेंट भी एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट पॉइंट आउट करता है। पेशेंट्स अब हायर रूम कैटेगरीज चूज कर रहे हैं, जो नेचुरली ARPOB को ऊपर ले जाता है। ठीक इन्हीं कुछ चीजों की वजह से 2 हॉस्पिटल्स सेम बेड होने पर भी डिफरेंट आउटकम्स दे सकते हैं। रिमेंबर, व्हाट यू ट्रीट एंड वेयर यू ट्रीट मेक्स द डिफरेंस। तो ये देखना भी जरूरी है। अब अगला सवाल ये आता है कि बेड्स कितनी कंसिस्टेंसी के साथ फुल रहते हैं। हेंस नेक्स्ट मेट्रिक इज ऑक्यूपेंसी। एजिंग पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल डिजीजेस, बेटर इंश्योरेंस कवरेज और एडवांस केयर का सिटीज में कंसंट्रेशन, ये सब मिलकर पेशेंट फ्लो को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और रेकरिंग बना रहे हैं। हेल्थ केयर डिमांड अब क्लियरली ऑप्शनल नहीं रहा। लोग कार, फोन या वेकेशन डिले कर सकते हैं, लेकिन सीरियस ट्रीटमेंट को ज्यादा टाइम तक नहीं टाला जा सकता। इसी वजह से हेल्थ केयर डिमांड लगातार बढ़ रही है। अर्लियर साइकिल्स में जितनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी उतना बेटर माना जाता था, बस बेड्स फुल होने चाहिए। आज ये थिंकिंग चेंज हो चुकी है। मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स और फोर्टिस तीनों के मैनेजमेंट अब एक क्लियर ऑप्टिमल ऑक्यूपेंसी रेंज की बात करते हैं, जो लगभग 70 to 75% होती है। ये इसलिए नहीं है कि डिमांड कम है, बल्कि इसीलिए क्योंकि एक लिमिट के बाद यूटिलाइजेशन को एफिशिएंटली बढ़ाना प्रैक्टिकल नहीं रहता। उस पॉइंट के बाद सिस्टम पर प्रेशर आने लगता है। अभय सोई ऑफ मैक्स हेल्थ केयर क्लियरली कहते हैं, हॉस्पिटल्स होटल्स नहीं होते। अगर बेड्स फुल हो गए और इमरजेंसी पेशेंट्स आ गए तो सिस्टम पे प्रेशर आ जाता है, वेटिंग टाइम बढ़ता है, कंप्लेंट्स बढ़ती है। Hence the change narrative। इसमें भी देखा जाए तो मैक्स हेल्थ केयर थोड़ा आउटलायर है,
फोर्टिस और अपोलो जहां 64 to 70% ऑक्यूपेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं, मैक्स मिड 70s ऑक्यूपेंसी मेंटेन करता है। रीजन सिंपल है, दिल्ली एनसीआर रीजन में मल्टीपल हॉस्पिटल्स एक ही क्लस्टर में होने की वजह से पेशेंट्स को नेटवर्क के अंदर इजीली शिफ्ट किया जा सकता है। इससे बेड्स कंसिस्टेंटली यूटिलाइज रहते हैं, ना कभी ओवरफुल होते हैं और ना ही पूरे खाली होते हैं। फोर्टिस के सीएफओ विवेक गोयल का भी कहना है कि उनके हॉस्पिटल्स पहले से ही ऑप्टिमल लेवल्स पर ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए अब फोकस यूटिलाइजेशन को जबरदस्ती बढ़ाने का नहीं बल्कि नेटवर्क में नए बेड्स ऐड करने का है। फोर्टिस का एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जैसे नई कैपेसिटी आएगी, ऑक्यूपेंसी 70% से ऊपर रहेगी, लेकिन 75% के नीचे ही मेंटेन की जाएगी। अपोलो एक और नुआंस ऐड करता है, ऑक्यूपेंसी अब सिर्फ वॉल्यूम का टारगेट नहीं रहा बल्कि पूरे सिस्टम को मैनेज करने का टूल बन चुका है। आज हॉस्पिटल्स के लिए हेडलाइन यूटिलाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और पेशेंट एक्सपीरियंस। इसी शिफ्ट की वजह से एक्सट्रीम ऑक्यूपेंसी के बिना ही मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और ये हॉस्पिटल साइकिल पिछले वाले से ज्यादा डिसिप्लिन और मैच्योर दिख रही है। अब आते हैं तीसरे मेट्रिक पर, ALOS। अगर ऑक्यूपेंसी बताता है कि हॉस्पिटल कितना भरा है, तो ALOS बताता है बेड कितनी एफिशिएंटली रीयूज हो रहा है। शॉर्टर स्टे, वो भी केयर कॉम्प्रोमाइज किए बिना, मतलब सेम इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा पेशेंट्स ट्रीट हो सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बातों से क्लियर है कि ALOS अब सिर्फ कॉस्ट कटिंग का टूल नहीं रहा, अब इसे सोच समझकर मैनेज किया जा रहा है। जहां क्लिनिकली सेफ हो वहां स्टे कम की जा रही है और जहां पेशेंट की कॉम्प्लेक्सिटी या एज डिमांड करती है वहां लॉन्गर स्टे को एक्सेप्ट किया जा रहा है। अपोलो के मैनेजमेंट ने बताया है कि ALOS 6.3% ईयर ऑन ईयर गिरकर 3.14 डेज हो गया है। उनके हिसाब से ये इंप्रूवमेंट नए एसेट्स ऐड करने की वजह से नहीं बल्कि बेटर प्रोसेसेस की वजह से आया है, जैसे क्लिनिकल स्टैंडर्डाइजेशन, क्लियर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, फास्टर डिसीजन मेकिंग और स्मूथर डिस्चार्ज सिस्टम्स। सिंपल शब्दों में प्रोसेस बेटर होने से बेड्स जल्दी अवेलेबल हो रहे हैं और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा पेशेंट्स ट्रीट हो पा रहे हैं। इसके साथ ही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज, रोबोटिक्स और डे केयर ट्रीटमेंट्स पेशेंट स्टे को और भी कम कर रहे हैं। नारायणा हृदयालय के डॉक्टर रूपर्ट के मुताबिक कई कार्डियक प्रोसीजर्स जो पहले ओवरनाइट एडमिशन मांगते थे, आज 4 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एल्डरली पेशेंट्स और कॉम्प्लेक्स मेडिकल केसेस को नेचुरली ज्यादा टाइम चाहिए होता है, इसलिए ALOS को बहुत ज्यादा नीचे लाना पॉसिबल नहीं होता। अभी उनका ALOS 4.3 डेज पर स्टेबल है, लेकिन मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि आगे चलकर ये धीरे धीरे और इंप्रूव होगा। जब ये तीनों मैट्रिक्स ARPOB, ऑक्यूपेंसी और ALOS एक साथ काम करते हैं तो मार्जिन्स नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं। हायर ARPOB मतलब हर पेशेंट से ज्यादा रेवेन्यू, स्टेबल ऑक्यूपेंसी से फिक्स्ड कॉस्ट बेटर स्प्रेड होते हैं, स्मार्ट ALOS मैनेजमेंट से बिना नए बेड्स ऐड किए इफेक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है। सिंपल शब्दों में हॉस्पिटल्स हर बेड से ज्यादा कमा भी रहे हैं और उस बेड को जल्दी नेक्स्ट पेशेंट के लिए अवेलेबल भी बना रहे हैं। लेकिन इन तीनों के अलावा मार्जिन्स पे एक और फैक्टर भी क्वाइटली काम कर रहा है और वो है पेयर मिक्स। पेयर मिक्स का मतलब सिंपल है, ट्रीटमेंट का पैसा कौन दे रहा है। सबसे पहले आते हैं इंश्योरेंस पेशेंट्स। ये हॉस्पिटल्स को स्केल देते हैं और हाई वैल्यू ट्रीटमेंट्स तक एक्सेस बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ एक इशू होता है। यहाँ प्राइसिंग नेगोशिएशंस और पेमेंट सेटलमेंट में टाइम लगता है, इसलिए रेवेन्यू दिखता है पर इस केस में कैश तुरंत नहीं आता। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ पे और इंटरनेशनल पेशेंट्स। ये जनरली ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, कलेक्शंस फास्ट होती हैं और अक्सर ये पेशेंट्स स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स करवाते हैं। वॉल्यूम्स छोटे होते हुए भी प्रॉफिट्स में इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तीसरी कैटेगरी है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल स्कीम्स। इसमें CGHS, ECHS और PSU पैनल्स आते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिफेंस सर्विसेज और PSUs के एम्प्लॉयज को कवर करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स हॉस्पिटल्स को अशोर्ड पेशेंट वॉल्यूम्स देती हैं, स्पेशली नए हॉस्पिटल्स, नॉन मेट्रो लोकेशंस या रैंप अप फेज में। ये स्कीम्स बेड्स को फिल करने में मदद करते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर के मुताबिक CGHS जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स उनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 18 से 20% कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेंट्री में एक बात बार बार सामने आती है, पेयर मिक्स प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे डिसाइसिव पर लीस्ट विजिबल फैक्टर है। फोर्टिस हेल्थ केयर के CFO विवेक गोयल इस पर एक क्लियर कंसर्न रेज करते हैं। उनके हिसाब से गवर्नमेंट स्कीम्स में पेमेंट्स प्रेडिक्टेबल नहीं होते, फ्रीक्वेंट सर्कुलर्स आते रहते हैं, रिडक्शंस होते हैं और रीइंबर्समेंट्स में डिले होते हैं। इसी वजह से चाहे रीसेंट रेट रिविजन्स पॉजिटिव लग रहे हों, ऑपरेशनल लेवल पर गवर्नमेंट पेयर्स उतने अट्रैक्टिव नहीं रहते। इसका रिजल्ट ये है कि फोर्टिस का अप्रोच पेयर मिक्स को बैलेंस करने का है, जहां सेल्फ पे या कैश प्राइमरी ड्राइवर बने रहें, जो अब लगभग 34% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। मैक्स हेल्थ केयर के Q2 FY26 ट्रांसक्रिप्ट में चेयरमैन और MD अभय सोय भी ये कंफर्म करते हैं, इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट पेमेंट्स नेचुरली लंपी होते हैं।
कलेक्शन CGHS, ECHS और PSU के बजट साइकिल्स फॉलो करती हैं, जिससे कैश इनफ्लोज अनइवन हो जाते हैं। मैनेजमेंट इसे कोई वन टाइम इशू नहीं मानता, बल्कि स्ट्रक्चरल रियलिटी के तौर पर ट्रीट करता है और प्लानिंग भी इसी अजम्पशन के साथ करता है। H1 FY26 में मैक्स का पेयर मिक्स बैलेंस रहा, जहां सेल्फ पे और कॉर्पोरेट्स मिलकर लगभग 80% रेवेन्यू ला रहे थे। नारायण और रुदालय का मैनेजमेंट भी यही मानता है कि इंक्रीमेंटल रियलाइजेशंस इंप्रूव हो चुकी हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वॉक-इन्स या सेल्फ पे Q2 FY26 में 47% रेवेन्यू तक पहुंच चुके हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स का पेयर मिक्स भी इसी डायरेक्शन में स्क्यूड है, जहां H1 FY26 में सेल्फ पे का शेयर 41% रहा। ओवरऑल पिक्चर ये है कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल पेयर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन पेमेंट अनसर्टिनिटी और रिकवरी रिस्क की वजह से अपना एक्सपोजर एक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं। अब आता है सबसे लास्ट मेट्रिक, एक्सपेंशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन का पिक्चर भी काफी क्लियर है। अपोलो हॉस्पिटल्स FY30 तक लगभग 4,500 नए बेड्स ऐड करने का प्लान बना रहा है, जिससे टोटल सेंसस बेड्स 13,100 तक पहुंच जाएंगे। ये एक्सपेंशन, एक्विजिशंस, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन और सिलेक्टिव ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के मिक्स से होगा, मेजर मेट्रोज में क्लस्टर्ड लेड और फेज्ड अप्रोच के साथ। टोटल केपेक्स लगभग 8,300 करोड़ का है। मैक्स हेल्थ केयर का फोकस भी डेंस क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन पर है, स्पेशली NCR और नॉर्थ इंडिया में। कंपनी अगले 3-4 सालों में 4,800 बेड्स ऐड करने की प्लानिंग कर रहा है और टाइम के साथ 13,500 बेड्स तक स्केल करने का पोटेंशियल देखता है। फोर्टिस हेल्थ केयर कंपैरेटिवली मेजर्ड ग्रोथ पाथ फॉलो कर रहा है, जहां FY30 तक 3,200 बेड्स ऐड करने का प्लान है। नारायणा हेल्थ अपनी कैपिटल लाइट स्ट्रैटेजी पर ही चल रहा है और सिलेक्टिवली ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस और एक्विजिशंस के थ्रू 2030 तक 1850 बेड्स ऐड करने का प्लान है। इसी के साथ ही हॉस्पिटल सेक्टर में M&A और PE एक्टिविटी काफी तेज हो चुकी है। सिर्फ FY25 के एक क्वार्टर में ही 72 डील्स, जिनमें USD 3.5 बिलियन का वैल्यू साइन हुआ है। ये ऑनगोइंग कंसोलिडेशन क्लियरली ये सिग्नल देता है कि इन्वेस्टर्स हॉस्पिटल सेक्टर के कैश फ्लोज और स्केलेबिलिटी पर काफी कॉन्फिडेंट हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा एनालिसिस। इस पूरे वीडियो में हम जैसे आम इन्वेस्टर्स का क्या टेक अवे होना चाहिए, ये कि हॉस्पिटल स्टॉक्स अब शॉर्ट टर्म साइक्लिकल ट्रेड नहीं रहे, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी बन चुके हैं, जहां डिमांड प्रेडिक्टेबल है, कैपेसिटी लिमिटेड है और रिटर्न सिर्फ एक्सपेंशन से नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन से बनते हैं। इंडिया आज भी हेल्थ केयर के मामले में स्ट्रक्चरली अंडर प्रिपेयर्ड है। देश GDP का काफी कम परसेंटेज हेल्थ केयर पर खर्च करता है, जबकि डिजीज बर्डन काफी ज्यादा है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का गैप बड़ा है। ये गैप ना तो खत्म हुआ है, ना ही ओवरनाइट क्लोज होने वाला है, और इसी मिसमैच की वजह से हॉस्पिटल सेक्टर चुपचाप एक बेटर, स्ट्रॉन्गर फेज में एंटर कर चुका है। एनालिस्ट भी मानते हैं कि ये ट्रेंड सिर्फ शॉर्ट टर्म का नहीं है। इंडस्ट्री रेवेन्यू 16 to 18% ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है, जहां ऑक्यूपेंसी 62 to 64% पर स्टेबल रहेगी, ARPO भी 6 to 8% ग्रो करेगा और ऑपरेटिंग मार्जिन्स 22 से 24% के रेंज में रह सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए सवाल ये नहीं है कि हेल्थ केयर डिमांड बढ़ेगी या नहीं, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। असली सवाल ये है, कौन से हॉस्पिटल्स, ऑपरेटर्स इस डिमांड को कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये डीप डाइव वीडियो और ब्रेकडाउन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे सेक्टर डीप डाइव्स आगे भी मिलते रहें। और कमेंट्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट कौन सा सेक्टर आप चाहते हो कि हम डिकोड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.